सभी मित्रों को नेचुरोपैथ कौशल का नमस्कार, अभिवादन, वंदे मातरम, जय हिंद। आज आपको एकदम नया मुद्दा देंगे कि जिसको आप सुन करके अचंभे में पड़ जाएंगे। क्या हमारी हर बीमारी बिना किसी दवाई के भी ठीक हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, प्रकृति ने हमें सब कुछ वो चीज़ें दी है जिनसे हम अपनी बीमारियों को बगैर दवाइयों के ठीक कर सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कहते हैं कि मुझे हमेशा बुखार सा रहता है, लेकिन जब हम थर्मामीटर में चेक करते हैं तो बुखार आता नहीं है। उसे अंदरूनी बुखार कहा जाता है। ये सब क्या होता है और क्यों होता है? एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा। ये सन 2007 की बात है। एक डॉक्टर थे, तो उनको 2400, बहुत बड़े डॉक्टर थे, 2400 घंटे, अब नाम लेना ज़रूरी नहीं है क्योंकि नेचुरोपैथी है, ये ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, इसलिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक व्यक्ति का 2007 की बात है, उनको 2400 घंटे हमेशा थोड़ा थोड़ा बुखार रहता था और वो कभी भी थर्मामीटर में नहीं आता था। लेकिन उससे इतना वो परेशान हो गए कि उनका वज़न धीरे धीरे कम होने लगा और उन्होंने अपने भारत के अनेक बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट भी करवाया, लेकिन उनकी इस बीमारी को कोई भी डॉक्टर पकड़ नहीं पाया, डायग्नोसिस भी नहीं कर पाया। हाँ, कोई डॉक्टर कहता था कि आपको लीवर कैंसर है, कोई कहता था लिकोमा, तो कोई कहता है HIV पॉजिटिव आप हैं, वगैरह वगैरह की सिर्फ शंकाएं करते थे, लेकिन कुछ बता नहीं पाया कंफर्म। इस वजह से उस इंसान की रातों की नींद गायब हो गई और अंत में वो ईश्वर की शरण में चले गए और अपना धार्मिक किताबें वो पढ़ना शुरू हो गए, जहाँ पर उन्हें पढ़ते पढ़ते ये आभास हुआ कि आप अमृत का सेवन कीजिए। अब बताओ, वो अध्ययन से मालूम पड़ा अमृत सेवन कीजिए, लेकिन इस कलयुग में अमृत आए कहाँ से? फिर उन्होंने धीरे धीरे वैदिक ग्रंथों को पढ़ा और वहाँ पर उन्हें अमृत का तात्पर्य या मतलब समझ में आया। इसका क्या तात्पर्य होता है? एक्चुअली अमृत दो शब्दों से बना हुआ है, आम प्लस रीत। आम का मतलब सामान्य, जनरल, नॉर्मल, और रीत का मतलब ये होता है तरीका या प्रैक्टिस, यानी कि उसमें बताया पानी पीने का सही तरीका, विच इज़ कॉल्ड एज ए prevalent practice of drinking water। और हमारे भारतवर्ष में सबसे बड़ी यही कमी रही कि हमारे ऋषि मुनि बहुत ज्ञानी थे, बहुत उनके पास नॉलेज था, लेकिन जिन तरीकों को प्रमाणित करके सिद्ध रखा, वो भारत उसकी खोज नहीं कर पाते हैं। कैसे नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उन्होंने ये बताया, जबकि विदेशी हर दवाइयों पर अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं, लिपि बना देते हैं, यानी कि ऑथेंटिसिटी या रिकॉर्ड बना के रख देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ माउथ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि जो उन्होंने कहा, पूर्वजों ने कहा, आगे आते आते वही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इन्हीं के बीच में जो कारण शब्द का मूल अर्थ विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। अब
उन्हीं की भाषा और कुछ इस तरह से हमें समझना है। यदि शरीर को समझें तो ब्रह्मांड को समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं के अनुसार पृथ्वी पर 73% यानी कि 73% जल है। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी 73% जल है। और यदि हमारे सारी हड्डियों को, मांसपेशियों को निचोड़ा जाए तो सॉलिड, स्थूल सिर्फ 27% या 27% बचता है। हाँ, अब देखिए, आप हम जो भी खाते पीते हैं वो पानी के माध्यम से शरीर में जाता है और पानी का प्रारूप शरीर में रक्त है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अपनी नेचुरोपैथी में लोग कहते हैं जब हम खाने को खाते हैं तो एक कौर को 32 बार चबा करके पानी बना दें, लेकिन आज के टाइम पर किसी को फुर्सत नहीं है। चलिए, अब हम यहाँ पर आते हैं। जब पानी का प्रारूप शरीर में रक्त बन गया तो पानी रक्त में घुलकर शरीर के अंगों को पोषकता प्रदान करता है। हम जो पानी पीते हैं उसका रासायनिक विघटन होता है, क्योंकि ये पानी जिसकी केमिकल जो फार्मूला है वो है H2O, यानी कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बना है। अब शरीर में जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो सांस से होता है, जिसे हम प्राणवायु या ऑक्सीजन कहते हैं। ये शरीर, ध्यान दीजिए, अब आध्यात्मिक भी आए और हम वैज्ञानिक बातों पे भी आए कि ये जो शरीर हमारा है ये हमें अपने माँ बाप से मिला है। इसीलिए हमारा डीएनए टेस्ट होता है तो उसमें हमारे माँ बाप से, पूर्वजों से मिलता जुलता है, और ये एक अणु से हमारा शरीर बनता है। अब वो कैसे बना? यदि हम अपने डीएनए के बारे में देखें, अगर हमारे डीएनए में कोई विकृति होगी या कोई कमी होगी तो हमें जन्मजात रोग पैदा होते ही शुरू हो जाएंगे। और हमारा शरीर 3 भागों में रचित हुआ है, 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1, उसका जो काम होता है, हमारे शरीर के 3 काम होते हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन को फैलाना। नंबर 2, भोजन करना व उसे पचाना। नंबर 3, बहुत ही ज़रूरी, विजातीय तत्व या वेस्टेज या टॉक्सिन को बाहर निकालना। और हमारे शरीर में 2 तरह की गंदगियां होती हैं, वेस्टेज होती है या टॉक्सिन्स होती हैं। उसमें नंबर 1 वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल मिल जाती हैं, और नंबर 2 नॉन वाटर सॉल्युबल, जो पानी में घुल नहीं सकती हैं। वाटर सॉल्युबल तो वो किडनी के द्वारा, पेशाब के द्वारा प्रोसेस होके बाहर निकलती है, लेकिन जो बाहर नहीं निकलती हैं उसे लीवर प्रोसेस करके बाहर निकालता है। अब ज़रा सोचें, जो शरीर हमें हमारे माँ बाप से मिला है उसे क्यों सॉल्युबल प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी? हमारे शरीर को सॉल्युबल प्रोसेस करने का तरीका हमारे डीएनए में हमारे पुरखों से ही मिला है। तो क्या हमारे माँ बाप कोल्ड ड्रिंक पीते थे? क्या वो लोग यूरिया या रासायनिक खाद खाते थे? क्या वो डाई लगाते थे? क्या हमारे माँ बाप या बुज़ुर्ग चाय का भी पीते थे, जंक फूड खाते थे? नहीं ना। तो फिर ये आपके लीवर और किडनी को क्यों उन चीज़ों की प्रोसेस करने की आदत होनी चाहिए या ज़रूरत पड़ी? हो सकता है, वैसे भी एक बात है, साइंस बहुत आगे चल रही है और हो सकता है हमारी आने वाली पीढ़ी इन्हें प्रोसेस कर पाए, लेकिन अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। चलिए आते हैं हम अपनी बीमारियों के ऊपर।
हमारी 90% या 90% बीमारियां हमारे शरीर में जो गंदगी इकट्ठा होती है वो शरीर से गंदगी, वेस्टेज या टॉक्सिन के बाहर ना निकलने के कारण होती है। हमारा मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ वेस्टेज प्रोसेस को किसने बिगाड़ा, ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। इसको बिगाड़ने वाला कोई और नहीं, हम खुद हैं। आज मेडिकल साइंस मानवता से दूर जा रहा है। हम मैकेनिकल लाइफ में आ चुके हैं और ये मेडिकल साइंस का मकसद, मुद्दा, उद्देश्य सिर्फ पैसा और पैसा कमाना है। जिस चीज़ की कीमत 1000 रुपये है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी उन्हीं अस्पतालों को 20,000 रुपये में बेचती हैं और वही अस्पताल उसी सामान के 1.5 से 2 लाख रुपए आपसे वसूल करती है। कितना अधिक प्रॉफिट ऑफ मार्जिन हो गया है। ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां, सबको पता है, आपको भी पता होगा, डॉक्टरों को मोटे मोटे गिफ्ट और विदेशी दौरों का पूरा खर्चा खुद उठा के भेजती हैं। अब हम शरीर के उस 73% जरा पानी के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है हमारे शरीर में 73% पानी है और हमारे जितने भी अंग या ऑर्गन हैं पानी में स्पॉन्ज जैसे तैरते हैं। अब आप बताइए, अगर स्पॉन्ज से पानी को निकाल दें तो क्या होगा? वो स्पॉन्ज सूख जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा और यहाँ तक काम करना भी बंद कर देगा। हमारे शरीर में जब भी पानी की कमी होती है तो शरीर ऑटोमेटिकली सबसे पहले हमारे ब्रेन या मस्तिष्क, हार्ट या दिल को बचाने का प्रयास करता है। शरीर ब्रेन व हार्ट को पानी की कमी नहीं होने देगा, नहीं होना मतलब पूरा प्रयास रहेगा। उसके लिए वो दूसरे अंगों से पानी को खींच करके और शोषित करके ब्रेन व हार्ट को पहुंचा देगा। अब मान लीजिए आपके शरीर में पानी की कमी हो गई तो शरीर ने आपके पैनक्रियाज से पानी खींच लिया और हार्ट को दे दिया, तो क्या होगा? होगा ये कि आपका पैनक्रियाज सूख जाएगा और यही क्रिया यदि निरंतर चलती रही तो धीरे धीरे पैनक्रियाज काम करना बंद कर देगा और काम बंद करते ही शरीर के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा और फिर आपको क्या होगा? भयंकर बीमारी, डायबिटीज़। शरीर के अंदर जब भी पानी की कमी होती है शरीर डिफेक्टिव होना शुरू हो जाता है और ब्रेन व हार्ट का पानी सबसे अंत में सूखता है और जब अंत में सूखता है तो हम मृत्युशैया में होते हैं और मर जाते हैं। शरीर में जब जब पानी की कमी आती है तो शरीर का वेस्टेज, टॉक्सिन ये बाहर नहीं निकल पाता है और वो धीरे धीरे हमारे शरीर में जमा होने लगता है। फिर वो या तो अल्सर का रूप ले लेता है या ट्यूमर या कैंसर। और कैंसर का मूल शरीर से गंदगी या वेस्टेज या टॉक्सिन का ना निकलना है और उसी से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। एक इज़राइली वैज्ञानिक थे, उनका नाम डॉक्टर फरीदुल बेटमिन गिलीस था और उन्हें ऐसी सेवाओं के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया। लेकिन इन फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने षड्यंत्र करके उन्हें रोक दिया।
डॉक्टर साहब स्पष्टवादी विचारधारा के होने के कारण एक बार कुछ ऐसा बोल दिया तो आपको पता है क्या हुआ? इज़राइल की सरकार ने उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन डॉक्टर फरीदुल बेटमिन गिलीज ने जेल में रहकर 3000 मरीजों को 3 साल में ठीक किया और फिर उन्होंने एक नई थेरेपी शुरू की, हाइड्रोथेरेपी, वाटर थेरेपी या जल चिकित्सा। और उस पे इन्होंने एक किताब लिखी, योर बॉडी मैनी क्राइसिस। लेकिन दुख की बात यह है, अफसोस है कि ये दुनिया के अनेक देशों में प्रतिबंधित किताब हो चुकी है, वहाँ पर आपको मिल नहीं सकती है। भारत में भी प्रतिबंधित है, लेकिन अगर आपके कोई रिश्तेदार विदेश में रहते हैं तो आप उनसे ये किताब मंगवा कर पढ़िए। याद है ना किताब का नाम क्या है? योर बॉडी मैनी क्राइसिस। उन्होंने अनेक लाइलाज बीमारियों को एनालाइज करके इस किताब में लिखा है। हमारे शरीर में 90% बीमारियां पानी की कमी के कारण ही होती हैं। शरीर के सारे टॉक्सिन, विजातीय तत्व या वेस्टेज पानी पीने से अपने आप बाहर निकल जाते हैं। ज़्यादा पानी पीने से भी शरीर में सूजन हो जाती है। इसका ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई बोल रहा है, अधिकतर होता है आप पानी खूब पीजिए, लेकिन अगर ज़्यादा पानी पीने से आपको सूजन हो जाती है तो उन समस्याओं को भी समझ लीजिए कि कितना पानी पीना चाहिए। हमें ईश्वर ने शरीर से वेस्टेज, मलमूत्र या टॉक्सिन को निकलने के लिए कई प्रारूप दिए हैं। वो हैं मल, मूत्र, पसीना, छींक, पात इत्यादि। अब हम कुछ बीमारियों पर डिस्कस कर लेते हैं। इसे हाइड्रोथेरेपी से क्या होता है और क्यों होता है, ये बीमारियां क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनियों का ये गेम है। अगर ये आप पानी पी करके बीमारियां ठीक करेंगे तो क्या होगा? उनकी करोड़ों अरबों रुपए की जो कंपनियां, उन्होंने फैक्ट्रियां चला रखी हैं, वो बंद हो जाएंगी और वो चाहते नहीं हैं। चलिए वो बताएंगे बाद में। आते हैं अस्थमा के ऊपर। अस्थमा की तकलीफ़ ये होती है कि अस्थमा में आदमी आसानी से, आराम से सांस नहीं ले पाता है। डॉक्टरों से पूछो तो कहेंगे कि इनकी कैपिलरी में ब्लॉकेज है, लेकिन जब उनसे पूछो कि अस्थमा होता क्यों है तो डॉक्टर आपको जवाब देंगे कि श्वास नलिका यानी कि सांस लेने वाली नली में सूजन के कारण या इन्फेक्शन के कारण। अब प्रश्न फिर उठता है कि फिर सबकी श्वास नलिका में सूजन क्यों नहीं होता है? जब फेफड़ा पंप करता है तो उसे पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन शरीर में पानी की कमी है तब शरीर फेफड़े का पानी खींचकर हार्ट व ब्रेन को बचाता है सबसे पहले। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि अगर कहीं कमी होती है तो वहाँ से पानी खींच करके सीधे वो ब्रेन को और हार्ट को पानी सप्लाई करता है। उस समय फेफड़ों में पानी की कमी के कारण कैपिलरी में स्टामिन बनता है, यानी कि सूजन हो गई। अब स्टामिन का आप ये देखिए, ये मनुष्य का दुश्मन नहीं है। शरीर स्टामिन बनाती है तो उसका भी कारण है। मान लीजिए शरीर में पानी की कमी हो जाए तो फेफड़ा सारा पानी खींच लेगा, तो उस स्थिति में हार्ट व ब्रेन को पानी नहीं मिलेगा, लिहाजा हार्ट व ब्रेन खराब हो जाएगा। 1% दवाइयाँ स्टामिन मैनेजमेंट सिस्टम की हैं। अब सोचिए, जब डॉक्टर स्प्रे व नोज़ल ड्रॉप देते हैं तो डॉक्टर करता क्या है?
वो ज़बरदस्ती या फोर्सफुली स्टोमिन के द्वारा उत्पन्न ब्लॉकेज को खोलने का प्रयास करता है। अब ऐसी कंडीशन में जब शरीर में पानी की कमी होती है तो फेफड़ा और सूख जाएगा। फिर आपकी दवाइयों के डोज वो डॉक्टर साहब बढ़ा देंगे और एक समय के बाद में डॉक्टर कहेंगे कि अब आपके ऊपर दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, लिहाजा इनको आर्टिफिशियल कैपिलरी सर्जरी के द्वारा लगवानी पड़ेगी। यानी कि जो आर्टिफिशियल कैपिलरी है वो सर्जरी के द्वारा लगवानी पड़ेगी। अब ये समस्या फिर आएगी, अगर आ गई या आएगी, तब डॉक्टर कहेगा कि इन्हें अब भैया घर लेके जाइए, इनको अब दुआओं की ज़रूरत है, सेवा कीजिए। यानी कि अब ध्यान दीजिए कि हमने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी। कैसे? अगर हम पानी पी रहे होते तो ब्रेन को पानी की कमी ना होती और ब्रेन सीधे फेफड़ों से पानी को नहीं लेता। दूसरी बीमारी, भयंकर बीमारी, सभी जानते हैं और बड़ी खुशी से लेते हैं। पूछो तो कहते हैं हमें हाई बीपी है। अब एक व्यक्ति जब मरता है हाई बीपी का तो वो लगभग एवरेज 2 से 2.5 लाख रुपए की हाई बीपी की, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा चुका होता है। अब आप ये सोचिए कि जो दवाई आपको पूरी ज़िंदगी लेनी पड़े, क्या वो दवाई है? नहीं साहब, नहीं, वो दवाई नहीं है, बल्कि आपके भोजन का एक हिस्सा है। और ब्लड प्रेशर का मेन रीज़न, मुख्य कारण है हाइपरटेंशन। अब ये भी जान लीजिए कि हाइपरटेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन का एक ही चीज़ है, उसकी एक वजह है कि हाइपरटेंशन जिस व्यक्ति को होता है उनका दिमाग हमेशा गर्म रहेगा। और क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स को बाहर निकालता है, जिससे ब्रेन में सेंसेशन चक 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 का होता है और वो करता रहता है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बढ़ जाती हैं तो 100% दिमाग गर्म हो जाएगा, तब उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी कंडीशन में शरीर को तो ब्रेन या मस्तिष्क को बचाना है। इस कारण शरीर हमारा तेज़ी से ब्रेन को पानी पहुंचाने की कोशिश करेगा। वहीं पहुंचाने की कोशिश में स्पीड बढ़ते ही हाई ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा। यदि दिमाग ठंडा होगा तो उसे पानी की ज़रूरत नहीं होगी। यदि दिमाग को पानी की ज़रूरत नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी समझने की बात है। अब सावधानियाँ जल चिकित्सा की, हाइड्रोथेरेपी की, कि कैसे आप अपने बीपी को एकदम नॉर्मल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी याद रखें, हमेशा नहाने के पहले कम से कम 150 मिलीलीटर पानी को पिएं और भोजन के पहले या भोजन के बाद में पेशाब करने ज़रूर जाएं। इससे धीरे धीरे आपका बीपी सामान्य हो जाएगा। अब एक और जानलेवा बिना बीमारी की बीमारी, उसके बारे में बताता हूँ। डायबिटीज़, शुगर। आपको पहले बताया था कि हमारे शरीर में पैनक्रियास से जब पानी खींचता है तो इंसुलिन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, हमारे शरीर में एक अंग है पैनक्रियास, जो इंसुलिन को बनाता है, जो हमारे रक्त के अंदर मौजूद ब्लड शुगर को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है। जब यही ब्लड शुगर शरीर में जब ये ग्लूकोज नहीं पचता है
तो शुगर लेवल बढ़ जाता है और ग्लूकोज तंग करना शुरू कर देता है। इंसुलिन ना बनने के कारण वो पचता नहीं है, और इंसुलिन जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो शरीर पैनक्रियाज से पानी खींचकर हार्ट व ब्रेन को बचाता है। ऐसा बार बार होने पर पैनक्रियाज निष्क्रिय या इनएक्टिव हो जाता है और फिर इंसुलिन नहीं बनाता है। लिहाजा ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और हमें शुगर हो जाती है। फिर हम बाहर से आर्टिफिशियल शुगर या इंसुलिन की गोलियां लेते हैं। इससे ब्लड शुगर अवशोषित होना शुरू हो जाता है और उसके धीरे धीरे बाद फिर हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और शरीर में पानी की कमी के कारण पैनक्रियाज में स्टामिन बनेगा, यानी सूजन आएगी। फिर हम इंसुलिन की गोली या गोली से इंजेक्शन की तरफ आ जाते हैं, और इसमें एक्चुअली शुरुआत तो गोली से करते हैं लेकिन ख़त्म हाई डोज इंजेक्शन पर करते हैं। यह इसी पानी की चिकित्सा से थर्ड स्टेज कैंसर और पैरालिसिस भी ठीक हुआ। तो हमें पानी पीना चाहिए कि नहीं, लेकिन हम पानी नहीं पीते हैं। मुझे पता है, मैं बहुत जगह जाता हूँ, वहाँ पर कहते हैं पानी मुझसे पिया नहीं जाता है। वो दिन में 1 गिलास पानी पी के रहते हैं, तो ये क्या वो बच पाएंगे? 100 बीमारियाँ रहेंगी, क्योंकि टॉक्सिन तो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। इसलिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अब जाते जाते ये भी जान लीजिए कि हमें पानी कैसे पीना चाहिए और कितना पीना चाहिए, क्यों पीना चाहिए। तो सुबह उठते ही अधिकांश या नॉर्मल जो कंडीशन होती है, करीब हमें 1.25 लीटर पानी पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? क्योंकि हमारे आमाशय की जो क्षमता या कैपेसिटी है करीब 600 ml की है, और इसको अगर ज़बरदस्ती फैलाया जाए तो लगभग इसमें 3 लीटर पानी आ सकता है। लेकिन आप उतना मत कीजिए, आप सिर्फ 600 ml पानी का दूना कर लो, यानी कि लगभग 1.25 लीटर पानी बिना कुल्ला किए हुए सुबह बैठ कर पीजिए। जब पानी आप पिएंगे तो आमाशय से हवा निकलेगी। जब हवा निकलेगी और पानी को फिर धीरे से ज़बरदस्ती या फोर्सफुली यूरिन ट्रैप से किडनी द्वारा या डाइजेस्टिव ट्रैप से निकाला जाएगा। इसके कारण जो हमारे शरीर के अंदर सारा कचरा है, मल व पेशाब के रास्ते सब बाहर निकल आएगा और हमारे सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल आएंगे। और जब हमारे शरीर से टॉक्सिन वेस्टेज बाहर निकल आएंगे तो हमें बीमारियां होगी नहीं। हमारे शरीर में एक अंग है, एक पोर्शन है कोलन का, ये आंतों के पीछे का हिस्सा है, जिसमें हेपेटाइटिस एच रहता है, जो कि शरीर के बचे हुए निष्क्रिय कोशिकाओं को पेशाब व मल के द्वारा बाहर निकाल देता है। इसका कार्य पुरुष में वीर्य या औरतों में अंडे बनाने का काम करता है। बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? 15 वर्ष के बच्चों के सभी 600 ml से ज़्यादा पानी पी सकते हैं। जिन्हें आदत नहीं है वो प्रति सप्ताह, हर वीक, एवरी वीक 100 ml पानी को बढ़ाते जाएं, तो 2 या 3 महीने में वो भी 1.25 लीटर पानी आसानी से पी लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की है कि पानी पीने के 1 घंटे पहले व बाद में कुछ भी ना खाएं, न पिएं, नहीं तो वो पाचन प्रणाली में आ जाएगा, डाइजेशन में आ जाएगा। जबकि हमने तो पानी पिया है अपने वेस्टेज को बाहर निकालने के लिए। फिर भोजन के बाद में याद रखिए
1 घंटे बाद तक जल का सेवन करें, उसके पहले नहीं। जिन्हें गैस या एसिडिटी है वो भोजन के आधा घंटा पहले 150 ml का पानी पिएं। और जो व्यक्ति सोने से पहले 150 मिलीलीटर पानी पीकर सोते हैं उन्हें हार्ट व लकवा की शिकायत जल्दी नहीं होती है। ध्यान दीजिए, मोटापा, कफ प्रवृत्ति, जोड़ों के दर्द, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे लकवा, अल्जाइमर, पार्किंसंस वाले सुबह सिर्फ गर्म पानी पिएं, बाकी और लोग सामान्य पानी पी सकते हैं। अब ये तो पानी पीने की बात हमने बता दी, लेकिन कब पानी ना पिएं और किनको पानी नहीं पीना चाहिए। जी, जिन्हें पानी पीने के बाद हाथ, पैरों व चेहरे पर सूजन आती हो, नाक से पानी गिरता हो, छींक आती हो, चक्कर आते हो, किडनी की समस्या हो, वो लोग सुबह का पानी ना पिएं। स्पेशली गर्भवती महिलाओं के लिए उनको 500 ml से कम पानी पीना चाहिए, और वो भी गर्म नहीं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो सिंपल पानी है उसको पीना चाहिए। तो दोस्तों, इतना सब आज आपको हाइड्रोथेरेपी या जल चिकित्सा के बारे में हमने बताया कि जल चिकित्सा से हम कितनी बीमारियों से बच सकते हैं, चाहे वो बीपी हो या डायबिटीज़ हो या ब्रेन हैमरेज हो या लकवा हो। इसलिए आप लोग दिन में खूब पानी पिएं। अगर आपको बार बार पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ती है तो बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि जब जाते हैं तो आप अपने शरीर को साफ़ कर रहे हैं। बार बार जाइए, कोई बात नहीं। और रात को सोने के पहले 150 मिलीलीटर ज़रूर पानी पीजिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो बहुत ही आपको शिक्षाप्रद लगा होगा। इससे आप अपनी ज़िंदगी से दवाइयों की क्वांटिटी कम कर पाएंगे, अपनी बीमारियों को दूर भगा पाएंगे और निरोगी जीवन जी पाएंगे। यही है प्राकृतिक चिकित्सा का सार, नेचुरोपैथी। देखिए, नेचुरोपैथी में 80% बीमारियां ठीक होती हैं और 20% कंट्रोल होती हैं, यानी कि 80% क्यूरेबल, 20% कंट्रोलेबल। लेकिन अंग्रेजी दवाइयों में 20% क्यूरेबल, 80% कंट्रोलेबल, मतलब 80% उनको कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने बच्चों का। और इन्हीं के साथ एक बार फिर आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, आपने सुना। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो मैं चाहता हूँ कि लोगों को मानवता की सेवा के लिए हमारी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इसको लाइक करें। अगर अच्छा लगा हो तो मैं निवेदन करूँगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। बेल दबाने से मेरे जितने भी नए वीडियो आएंगे नेचुरोपैथी पे, वो आपको पता चल जाएगा। और आपको जब तक हम हैं एक नए से नए नुस्खे देते रहेंगे, दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, निरोगी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेचुरोपैथ कौशल, फ़ोन नंबर 9215522667। जय हिंद।